आज हम बात करने वाले हैं उन बड़ी खबरों की जो आपको चौंका सकती हैं और जो सीधे जुड़ी हुई हैं आपके गांव और आपके शहर से। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप ये खबर किस जिले और किस शहर से देख रहे हैं। स्वामी अभिमिक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने की चर्चा ने पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मेडिकल जांच में जबरदस्ती की संकेत मिलने की बात सामने आई है। हालांकि आधिकारिक रूप से जांच एजेंसियों की विस्तृत रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस और संबंधित एजेंसियां तथ्यों के सत्यापन में जुटी हैं। सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत साक्ष्यों का परीक्षण जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। फिलहाल किसी भी पक्ष पर निर्णायक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में स्वामी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतिम जमानत याचिका दाखिल किए जाने के बाद कानूनी हलकों में हलचल बढ़ गई है। अदालत में कल इस याचिका पर पहली सुनवाई प्रस्तावित है और दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखने की तैयारी में हैं। याचिका में गिरफ्तारी और आरोपों को चुनौती दी गई है, जबकि अभियोजन पक्ष साक्ष्यों के आधार पर जमानत का विरोध कर सकता है। कोर्ट ये देखेगा कि आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य और जांच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत दी जा सकती है या नहीं। इस सुनवाई पर मामले की आगे की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। उद्योगपति अनिल अंबानी दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने मुंबई के पाली हिल क्षेत्र में स्थित उनकी लगभग 3,716 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करने की कार्रवाई भी की है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जांच के तहत संभावित वित्तीय लेन देन और फंड फ्लो की पड़ताल के क्रम में उठाया गया है। संबंधित पक्ष की ओर से अभी विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला कानूनी प्रक्रिया में है और आगे की पूछताछ जारी रह सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल के बीच सुनीता पवार का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तय किए जाने की जानकारी सामने आई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार वली स्थित सभागार में शाम 5 बजे औपचारिक चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस निर्णय को संगठन के भीतर नई रणनीति और नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। पार्टी की ओर से ये भी कहा गया है कि यह कदम आगामी राजनीतिक रणनीति और विस्तार योजना को ध्यान में रखकर उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा जारी है, जहां अरिया में उन्होंने डेमोग्राफी बदलाव के मुद्दे पर हाई पावर मिशन गठित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीमा से लगे 10 किलोमीटर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और प्रशासनिक स्तर पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इस घोषणा को क्षेत्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को सर्वे और सत्यापन प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। सीमांचल क्षेत्र से कथित घुसपैठ के मुद्दे पर गृह मंत्री ने देशव्यापी अभियान चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चिन्हित मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी और सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। बयान में ये भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी कदम को कानून और संवैधानिक दायरे में रहकर उठाया जाएगा। इस घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और विभिन्न दल अपने अपने दृष्टिकोण सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया गया। टोक्यो सहित विभिन्न शहरों में निवेशकों से मुलाकात के दौरान सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में सहयोग पर चर्चा हुई। राज्य सरकार का कहना है कि मेकिंग इन यूपी पहल को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करना प्राथमिकता है। अधिकारियों के अनुसार कई कंपनियों ने प्रारंभिक रुचि दिखाई है और आगे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर संभव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी द्वारा मांगी गई माफी को तुरंत स्वीकार करने से इनकार करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने संबंधित पुस्तक की सभी प्रतियों को सार्वजनिक पहुंच से हटाने और उसके प्रोडक्शन व डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल परिसरों में भेजी गई प्रतियां वापस ली जाएं। अगली सुनवाई में अदालत इस बात की समीक्षा करेगी कि आदेशों का पालन किस हद तक हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के 2026 में प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर कूटनीतिक हलकों में तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान मुंबई और नई दिल्ली में प्रमुख उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की योजना है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और संभावित द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार रणनीतिक सहयोग, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को नया आयाम देने पर जोर रहेगा। आधिकारिक कार्यक्रम की रूपरेखा अंतिम चरण में बताई जा रही है। राजस्थान के पोखरण में आयोजित वायु शक्ति 26 अभ्यास के दौरान पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्शन मोड में प्रदर्शित किया गया। रक्षा सूत्रों के अनुसार लंबी दूरी की मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा और एक साथ कई संभावित खतरों पर निगरानी की क्षमता दिखाई। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना की तैयारियों और तकनीकी मजबूती का प्रदर्शन माना जा रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य सामरिक प्रतिक्रिया क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे और प्रदर्शन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। भारत नेपाल सीमा से सटे पश्चिमी चंपारण जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच में तस्करी के एक संगठित नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है, जिसकी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कर्नाटक के यादगिर जिले में एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सिफारिश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपों की प्रकृति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। संबंधित व्यक्ति से पूछताछ और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। झारखंड के गढ़वा जिले में सब्जी बेचने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना जमीनी विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और संदिग्धों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लखनऊ में रमजान और होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 2000 किलो से अधिक खराब मिठाई नष्ट की गई, जबकि करीब 13000 किलो खोया की बिक्री रोकी गई। अधिकारियों के अनुसार नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। व्यापारियों को गुणवत्ता मानकों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा के लुक्स हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गोलीबारी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वे घायल हुए। इससे पहले एक अन्य आरोपी को भी हाफ एनकाउंटर में पकड़ा गया था। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोरखपुर में 3 साल की बच्ची की हत्या के मामले में मां पर आरोप लगाए गए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में पारिवारिक परिस्थितियों और मानसिक स्थिति जैसे पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी। पटना में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पशुपालन विभाग ने एहतियाती कदम उठाते हुए सरकारी पोल्ट्री फार्म में लगभग 6000 पक्षियों और मुर्गियों को मारकर सुरक्षित तरीके से दफनाया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है तथा सैंपल जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। आम लोगों को अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक किसान के खेत में क्रूड ऑयल का अनियंत्रित रिसाव 3 दिन से जारी बताया जा रहा है। संबंधित कंपनी की तकनीकी टीमें मौके पर पहुंचकर लीकेज को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई है। स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया है। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन भी किया जा रहा है ताकि मिट्टी और भूजल पर संभावित असर का पता लगाया जा सके। ग्रामीणों में चिंता का माहौल है और शीघ्र समाधान की मांग की जा रही है। कानपुर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हजारों छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन किया। छात्रों ने पारदर्शी जांच और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल बुलाया गया और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया गया। कॉलेज प्रशासन ने घटना की आंतरिक जांच के साथ साथ पुलिस जांच में सहयोग का आश्वासन दिया है। मृतक छात्र के परिजनों से भी बातचीत की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। भोपाल में ओवरटेक को लेकर हुए विवाद में साध्वी रंगना के साथ कथित अभद्रता के आरोप सामने आए हैं। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात है। महाराष्ट्र के कल्याण क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा आत्महत्या की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परीक्षा के दबाव और असफलता की आशंका को संभावित कारण बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और मोबाइल व अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। विशेषज्ञों ने छात्रों और अभिभावकों से मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने और संवाद बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने भी काउंसलिंग व्यवस्था मजबूत करने की बात कही है। दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस के बीच यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर टकराव की स्थिति बनी। मामला कथित रूप से एआई समिट से जुड़े प्रकरण से संबंधित बताया जा रहा है। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच समन्वय और अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस की खबरें सामने आई। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने की बात कही। राजनीतिक दलों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कौशल विकास योजनाओं से जुड़े बायोमेट्रिक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप है कि अभ्यर्थियों के अंगूठों के क्लोन का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज कराई गई और वित्तीय लाभ उठाया गया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की तैयारी है। मथुरा जंक्शन पर जीआरपी कर्मियों पर चाय देने में देरी को लेकर एक वेंडर से मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना के बाद पीड़ित ने आत्महत्या की चेतावनी दी, जिससे मामला और गंभीर हो गया। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही है ताकि तथ्य स्पष्ट हो सके। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि यदि आरोप सही पाए गए तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। फिल्म जगत में अभिनेता अविनाश तिवारी और मेघा शंकर की आगामी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का आधिकारिक पोस्टर जारी किया गया है, जिससे दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ी है। वहीं अभिनेता विजय और अभिनेत्री रश्मिका ने उदयपुर में तेलुगु परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न किया, जिसमें 250 से अधिक वीवीआईपी मेहमानों के शामिल होने की चर्चा है। विवाह समारोह में दोनों परिवारों की पारंपरिक रस्में निभाई गई और सांस्कृतिक विविधता का विशेष ध्यान रखा गया। फिल्मी जगत और प्रशंसकों की ओर से नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, जबकि उनकी पेशेवर परियोजनाओं को लेकर भी उत्साह बना हुआ है।